नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीआरएम टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे। हर वर्ष हमें ये दिवस इसलिए मनाना पड़ता है क्योंकि हर किसी का स्वास्थ्य, हर किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दौड़ती भागती जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जैसे डे मनाने की हमें जरूरत पड़ती है। और वीएनएम तो हमेशा ही आपके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता करता रहा है और इसीलिए इस पूरे सप्ताह को हम वर्ल्ड हेल्थ वीक के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग बीमारियों की ट्रीटमेंट और बीमारियों के प्रति आपको अवर कर रहे हैं ताकि आपके स्वास्थ्य और साथ ही आपके परिवार के स्वास्थ्य को आप सुचारू रख सके। जब भी कोई बीमारी होती है, आजकल हम बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है। जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये करना होगा, हम फौरन उसके मीथ और फैक्ट जांच करने लग जाते हैं। हम गूगल के पास जाते हैं और आधी अधूरी जानकारी जब हमारे पास लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं किलर साबित होती है। और इसीलिए ये खास मुद्दा हम उठा रहे हैं कि बीमारियों के प्रति जो मीथ और फैक्ट, खासकर हार्ट डिसीज अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप हर रोज सुनते हैं आपके आसपास के लोग जो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे। लेकिन अचानक हार्ट अटैक नहीं आता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं और वो हम नहीं जान पाते क्योंकि हमारे मन में कुछ मिथ्स बहुत ज्यादा भरे हुए हैं बचपन से ही कि ये अगर ऐसा हुआ तो शायद एसिडिटी होगी आपको, लेकिन हो सकता है वो कुछ और भी हो। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद शर्मा जो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, 1995 से इस क्षेत्र में कार्यरत है और पिछले 11 सालों से कार्डियोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं। रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा की जानी मानी अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं और सालों तक यही क्षेत्र में काम करने के बाद जो मीथ और फैक्ट है उस पर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये होता है तो क्या होगा, ये जो मीथ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी सर जिसे हम कहते हैं, जिसे आजकल बहुत कॉमनली अब देखा जा रहा है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को होगा। कितना मिथ है और कितनी सच्चाई है इसमें? एक्चुअली ये सबसे कॉमन मिथ लोगों में है कि जो हार्ट डिजीज़ है, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, वो एक उम्र के लोग स्पेसिफिकली मिडिल एज या ओल्ड एज के बाद 60s के बाद की बीमारी है। बट एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। ये बीमारी कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये हम बोलते हैं कि एल्डरली में ज़्यादा होती है, बट ये किसी भी एज पे हो सकती है। इनफैक्ट जो प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो आपके पैदा होने के तुरंत बाद चालू हो जाती है और ये आपकी जो प्रोसेस है वो किस स्पीड पे बढ़ती है, वो आपके रिस्क फैक्टर और आपकी जेनेटिक टेंडेंसीज प्लस आपकी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, आपकी स्मोकिंग या जो बैड हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये बीमारी कितनी स्पीड पे बढ़ेगी। पोस्ट कोरोना हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी यंग पेशेंट्स में ये चीज़ देखने को मिल रही है और जो ब्रेड अर्नर्स है फैमिली के, वो काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं। आई मीन रीज़न किसी को नहीं पता है, बट यस, कोरोना के जो पीरियड है उसके बाद ये नंबर सब्सटेंशियली बढ़े हैं, काफ़ी हद तक बढ़े हैं। और दूसरा, अगर हम जेनेटिकली देखें तो ऐसा मतलब प्रूवन है कि इंडियंस में ये बीमारी 5 साल बाकी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से पहले आती है। हम में ये लगभग जापानीज के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं इनहेरेंटली जेनेटिकली। यूएस और यूके के, अगर हम यूरोप के हिसाब से देखें तो 3 to 4 टाइम्स हम ज़्यादा जेनेटिकली प्रोन हैं। हमारी डिजीज़ जल्दी आती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ अपने इंडियंस सबस्टेट में मिल रही है। लो कोलेस्ट्रॉल पे अपने को ये बीमारी आ रही है और ऑलमोस्ट 5 साल पहले ये चीज़ अपने में मैनिफेस्ट हो रही है। सो डेफिनेटली ये एक मिथ में ब्रेक करना चाहूँगा कि मैं 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ या 40 साल का हूँ तो मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पोस्ट कोरोना पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, आजकल हर रोज ये खबर आती है और छोटे छोटे एज के लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और ये मिथ इसलिए सबसे ज्यादा ब्रेक किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को बीमारी हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ सर, सीएडी में कहा जाता है कि हार्ट ब्लड वेसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बेसिकली सीएडी जो है ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें अपने अगर सादी भाषा में कहें तो कोलेस्ट्रॉल जमने की जो बीमारी है वो
जो डोमिनेंट मैनिफेस्टेशन सबसे कॉमन वो हार्ट अटैक की फॉर्म में होता है। बट जो अगर हम देखें तो दूसरे जो मैनिफेस्टेशंस है उसमें जैसे ब्रेन स्ट्रोक आना, कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई लेके जा रही है उन नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना और ब्रेन स्ट्रोक आना। जैसे दूसरी है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज बोलते हैं, जैसे पैर की नसें हैं उसके अंदर खून अगर ये कोलेस्ट्रॉल जमता है तो चलने में तकलीफ होना, पैर जो काले हो जाते हैं, गैंग्रीनस और प्री गैंग्रीनस चेंजेस आते हैं, वो हो सकता है। किडनी की नलियों में अगर यही दबाव मतलब जमाव आता है तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, किडनी की फेलियर की जो कंडीशंस है वो आ सकती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है। अगर हार्ट डिजीज़ है तो दूसरी जगह नहीं होगी, या जैसे ये बोलते हैं कि अगर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ किसी आदमी को है, उसके पैर में नस ब्लॉक है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी इन्वॉल्व होगी या दूसरी वेसल्स भी इन्वॉल्व होगी। जैसे हम प्री ऑपरेटिवली पेशेंट्स का वर्कअप कराते हैं तो काफ़ी बार हमको कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ स्क्रीनिंग में मिलती है जो एसिम्प्टोमेटिक होती है, तो वी कैन से दे आर सिटिंग ऑन द वॉल्केनो which is ready to burst at any time. Yes, तो बिल्कुल हमेशा आपको ध्यान रखना है आपकी बॉडी में आने वाले हर चेंजेस पर, और सिर्फ तो ही आप हार्ट डिसीज के बारे में हमेशा अवेयर रह सकते हैं। सर, चेस्ट पेन को लेकर, कार्डियक सिम्टम्स को लेकर बहुत सारे मिथ हमेशा लोगों में देखने मिलते हैं। हम एक दूसरे को सलाह देने में बड़े माहिर होते हैं, इसके बारे में क्या मिथ और इसके बारे में क्या सच्चाई बताना चाहेंगे? सबसे कॉमन जो मिथ है वो ये है कि पेन हल्का है तो हार्ट का नहीं होगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए। पेन हल्का हो, बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा पेन है तो बड़ी बीमारी है, कम पेन है तो छोटी बीमारी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जैसे डायबिटीज़ हैं और उम्र दराज जो लोग हैं और लेडीज़, ये 3 सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिनके अंदर पेन एटिपिकल हो सकता है। मतलब जो रूटीन हम पेन बताते हैं कि छाती के मिडल पार्ट में जो एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट है और बाईं तरफ, सो दिस इज क्लासिकल पेन साइट। यहाँ पे होने की बजाय डायबिटीज में 40% केसेस में पेन होता ही नहीं है। अच्छा। या तो बहुत मिनिमल पेन है, दूसरे मैनिफेस्टेशंस आते हैं। हार्ट का पेन अगर हम देखें तो अम्बिलिकस जो नाभि है वहां से लेके आपके एंगल ऑफ जॉ तक कहीं पे भी हो सकता है। और डोमिनेंटली जो पेन है वो हम अगर एफर्ट एंजाइना जो बोलते हैं, जो कॉमनेस्ट और फर्स्ट प्रेजेंटेशन यूजुअली होता है, वो होता है कि मैं कुछ दूर चलता हूँ तो मेरे को छाती भारी भारी लगती है, छाती पे वजन लगता है, छाती में पेन होता है। कई बार सिर्फ गला पकड़ाने की कंप्लेंट होती है। पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिनको चलने से सिर्फ दांत में दर्द होता था या जबड़ा दर्द करता था, बट हर बार चलने से, और यूजुअली कि मैं इतना चलता हूँ, एक ब्लॉक चलता हूँ, एक सीढ़ी चढ़ता हूँ, तो होते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स श्रम में, एक्सर्शन में होते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो फिक्स डिस्टेंस पे ब्रेथलेसनेस हो, तो उस चीज़ को कभी भी आप नेग्लेक्ट मत करिए। यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं कि एसिडिटी होती है जो यहाँ से चालू होती है गले तक चढ़ती है, तो वो एसिडिटी नहीं होती है, वो आपको अगर चलने से होती है तो लाइकली है कि वो कार्डियक पेन है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि मैं जब नॉर्मल चलता हूँ भूखे पेट तो 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, बट खाने के बाद मेरे से 200 मीटर भी नहीं चला जाता, या इवन बैठे बैठे चलने जैसा पेन होता है। दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम। आप इसको बिल्कुल एसिडिटी की तरह मत लीजिए, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और ये यूजुअली आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। पेन के साथ पसीना होना, घबराहट होना, ठीक है, ये 2 दूसरे कॉमन सिम्टम्स है। चलने से आपको सांस फूलता हो, अगर फिक्स डिस्टेंस चलते हैं तो सांस फूलता है, अगेन दैट इज अ साइन कि हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है। रेयर केस में अनफॉर्चुनेटली आपको डायरेक्ट हार्ट अटैक का पेन होता है, तो उस केस में सिमिलर पेन होता है, बट बहुत सीवियर होता है। कई बार क्रशिंग पेन बोलते हैं कि ऐसा पेन जिंदगी में नहीं फील हुआ, छाती के ऊपर कोई चढ़ के बैठ गया हो, वजन रखा हुआ हो, बाएं हाथ की तरफ जा रहा है और स्पेसिफिकली आपकी छोटी उंगली की तरफ जा रहा है, तो इन दैट केस प्लीज डोंट नेग्लेक्ट, गो टू अ हॉस्पिटल, एक चेक कराइए। कुछ नहीं होगा तो डॉक्टर आपको घर भेज देगा, लेकिन अगर कुछ है तो हार्ट अटैक के अंदर टाइम इज मसल। जितना जल्दी, ये आग लगने जैसा है, जितना जल्दी बुझाएंगे उतना नुकसान कम होगा। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे हैं ना, ये वही सारी चीजें हैं जो अक्सर हमारे में से बहुत सारे लोग इसे फील करते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं और इसे एसिडिटी या ऐसा कुछ समझ लेते हैं और सोडा वोडा पी के अपनी हेल्थ को थोड़ा और खराब करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े सिम्टम्स भी हैं, जिसे हमें फौरन एक वार्निंग बेल की तरह लेना चाहिए। रिपोर्ट करने की बात सर ने कही कि फौरन जाइए, जांच कराइए। तो रिपोर्ट्स और टेस्ट को लेकर भी बहुत सारे मिथ है लोगों में, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमन दो मिथ्स हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट मिथ्स है कि लोग कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करा के काफ़ी बार आते हैं। सो ये अधूरा ज्ञान है। सिंपल खाली कोलेस्ट्रॉल आपके किसी काम की रिपोर्ट नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल की डिटेल्ड रिपोर्ट करानी होती है। सो हर चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL कहते हैं, एक LDL कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये आपकी दोनों में से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है वो डिसाइड करता है। LDL कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत रहती है। बट डेफिनेटली मैंने जैसा पहले भी बताया कि इंडियंस में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल में भी हार्ट अटैक हमने बहुत बार देखे हैं। सो नो रेंज इज़ सेफ रेंज, दैट इज़ नंबर वन। दूसरा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग हेल्थ चेकअप टेस्ट में ECG को और ये सब करा के आते हैं। सो दे आर सटल इंडिकेटर्स, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ECG नॉर्मल है या इको नॉर्मल है तो अब हार्ट के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इको ECG आप रेस्टिंग पोजीशन में लेते हैं, वो आपके अंदर अगर ऑलरेडी नुकसान आ चुका है या ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको इंडिकेट करेगा। बट डेफिनेटली एक नॉर्मल इको, एक नॉर्मल ECG हार्ट डिजीज को रूल आउट नहीं कर सकता है। तीसरा मिथ आता है ट्रेडमिल के बारे में। सो ट्रेडमिल की सेंसिटिविटी अपनी ऑलमोस्ट मैक्सिमम 80% है। सो अगर ट्रेडमिल खराब है तो 80% चांस है कि आपको बीमारी निकलेगी। ट्रेडमिल नॉर्मल है, मतलब आइदर वे 20% लोगों में कोई भी तरफ का डेविएशन हो सकता है कि ट्रेडमिल नॉर्मल है लेकिन डिजीज है, या ट्रेडमिल खराब है, एंजियो करते हैं, डिजीज मतलब नॉर्मल निकलता है। इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाएंगे तो जो अटैक आता है वो अटैक यूजुअली जो ब्लॉकेजेस है उनकी बजाय हम वल्नरेबल प्लाक बोलते हैं, सॉफ्ट प्लाक, जो यूजुअल अपने को एंजियोग्राफी में भी कई बार नहीं दिखते हैं। सो वी हैड पेशेंट्स कि जिनकी एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी और उनको भी हार्ट अटैक आया है। सो basically I would stress more on prevention rather than going on and relying too much on test. But yes, टेस्ट काफ़ी केस में आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट एज फार एज हार्ट अटैक और हार्ट डेथ के बारे में, अगर हार्ट रिलेटेड डेथ के बारे में हम बात करते हैं तो इन टेस्ट में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 100% प्रिडिक्शन दे सके। जी, यानी रिपोर्ट्स और टेस्ट आपको बीमारी की ट्रीटमेंट में हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो निर्णय है वो डॉक्टर को ही लेने दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने रिपोर्ट्स और टेस्ट की बात करी, मेडिसिन के बारे में भी हमारे आसपास बहुत सारे मिथ हम सुनते हैं। सर, मेडिसिन को लेकर भी काफ़ी दुविधा रहती है लोगों के मन में, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेडिसिन के बारे में जैसे हम बोले, मेरे को आज प्रैक्टिस को आई थिंक 28 ईयर्स 28 साल हो गए। मैं एक ऐसे पेशेंट्स को अब आज की तारीख में भी सर्च कर रहा हूँ जिसने आके मेरे से आके ये पूछे कि ये दवाई का क्या फायदा होता है। सबको एक ही सवाल होता है, ये दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट की डिजीज है तो आपको दवाई जिंदगी भर लेना है। दवाई की आदत नहीं पड़ती है, दे आर नॉट एडिक्शंस, वो आपकी जरूरत है और आपको लेनी चाहिए। सिंपल मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि अपने घर में दीमक लगती है तो हम इंतज़ार नहीं करते कि लकड़ी खराब हो तब हम उसका इलाज कराएंगे, हम तुरंत इलाज करते हैं। तो ये अपने शरीर में दीमक जैसी है कि आप इनको जब डिटेक्ट करो तब उसका इलाज करो। अदरवाइज जिस तरह से दीमक लकड़ी को ख़त्म करती है, बीमारी आपके शरीर की एक एक ऑर्गन को ख़त्म करती है। नॉर्मल मिथ हमारी ये है कि डायबिटीज़ शुगर बढ़ा हुआ है, बट एक्चुअली ये सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, ये आपकी किडनी को ख़राब कर रही है, ये आपके हार्ट की नलियों को ख़राब कर रही है, ये आपके ब्रेन स्ट्रोक की रिस्क को मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ कर रही है, आपकी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के रिस्क बढ़ा रही है, आपकी आंखें जा सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है। सो अगर हम आज ट्रीट करेंगे तो फ्यूचर में इसकी रिस्क को घटा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे तो रिस्क ज़ीरो हो जाएगी, बट अगर हम अनट्रीटेड रखें, उसके कंपैरिजन में हम प्रॉपरली उसको ट्रीट करें तो रिस्क हम कई गुना घटा सकते हैं। और इसके लिए दवाई और
परहेजी, ये दोनों चीज़ आपको लाइफ टाइम रखनी ही पड़ेगी। सेम चीज़ बीपी के लिए, सेम चीज़ हार्ट अटैक और इन सब की चीज़ों के लिए। सो डेफिनेटली हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दवाइयों का भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट जिस दवाई के नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा होंगे, जो खराबी ज़्यादा करती है, ऐसी दवाई कभी भी बाजार में आने से पहले ही रोक दी जाती है। सो डेफिनेटली हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा होगा, तभी हम वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और तभी वो दवाई देते हैं। सो इससे किडनी खराब होगी, इससे एसिडिटी होगी, इससे और कोई प्रॉब्लम होगी, आपका डॉक्टर उसको मॉनिटर करता है, बट उसके लिए आपको उसके पास रेगुलरली जाना पड़ता है। दूसरी एक मिथ होती है कि दवाई चालू कर दी, अब उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट्स कई बार ऐसा होता है कि आते हैं, दवाई लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा दिखाने की नौबत ही नहीं आती है, और ये प्रिज्यूम होता है कि अब दवाई ले रहे हैं तो सब कंट्रोल होगा, हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सो आप पूछेंगे बीपी के बारे में कि किस कैसा है, तो बीपी कंट्रोल्ड है, शुगर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है। सो आप मान के चलिए बीपी और शुगर जब तकलीफ देते हैं तब आपके पास नो रिटर्न का पॉइंट आ चुका होता है, और हम जो दवाई देते हैं वो उस पॉइंट को ना पहुंचे इसके लिए दे रहे हैं। सो अगर डायबिटीज में तकलीफ नहीं है तो गोली नहीं जरूरत है, या डायबिटीज कंट्रोल हो गया है तो दवाई बंद कर दें तो आपका शुगर वापस बाउंस होगा। सेम बीपी के साथ है, सेम हार्ट डिजीज के साथ है। सो साइड इफेक्ट डेफिनेटली है, इट्स जस्ट हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला कंसेप्ट है। सो अगर आप आधा ग्लास भरा हुआ है, यहाँ तो 90% या 95% ग्लास भरा हुआ है, अगर आप 5% खाली ग्लास के लिए डर के दवाइयाँ बंद करेंगे तो विल बी मिसिंग आउट ऑन 95% फुल ग्लास। बिल्कुल सही बात है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले सुन रहे हैं ना, ये बहुत ही आपके लिए एक उपयोगी टिप है कि जब कंट्रोल होता है तो सब सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। पीरियोडिकली चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेंट के बारे में भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। आजकल स्टेंट बहुत सारे लोगों को लगाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ मिथ भी उनके दिल में है। सर, स्टेंट के बारे में भी लोगों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जी, सबसे पहली ये है कि स्टेंट से मतलब पहला सवाल हमारे को ये आता है कि ज़रूरी है क्या। सो ऑब्वियसली अगर हम एंजियो करके सजेस्ट करते हैं किसी को कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में ये ऑप्शन है, जैसे किसी को हार्ट अटैक ऑनगोइंग है तो उनको इमीडिएटली स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर आप नली नहीं खोलेंगे तो हार्ट के आगे के भाग की सप्लाई या तो बिल्कुल बंद है या तो सप्लाई स्लो हो रही है। सो वहाँ नुकसान चालू है, तो उस केस में आपको इमीडिएट डिसीजन के लिए बोला जाता है और इमीडिएट डिसीजन लेना भी चाहिए, जिससे कि नली को खोल के हार्ट को जो नुकसान है उसको बंद किया जा सके। अगर स्टेबल एंजाइना का पेशेंट है जो चलते घूमते आया है, जिसको डिजीज़ आई है, उस केस में हम टाइम देते भी हैं और इनफ डिस्कशन करके ये चीज़ की जा सकती है। तीसरी ये उन लोगों के दिमाग में धारणा है कि स्टेंट से क्या नुकसान होगा, स्टेंट लोग लाइफ टाइम वारंटी मांगते हैं। सो इसमें सिंपल है कि ये बीमारी है वो एक ही तरफ चलती है, वो है बढ़ने का, इसमें देयर इज नो रिवर्स गियर। सो हार्ट डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस है वो सिर्फ बढ़ने वाली बीमारी है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेंट वगैरह डाल के आप एक मैकेनिकल प्रॉब्लम का मैकेनिकल सॉल्यूशन लाते हैं। सो थियोरेटिकली नली खुल जाएगी, उसके बाद हम कितना मेंटेन करते हैं इस चीज़ को, आप डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस, ये उस स्टेंट को पेटेंट रखने के लिए ज़रूरी है। बेसिकली स्टेंट एक इनर्ट धातु है, उसका बॉडी पे कोई एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। जो चीज़ होती है वो बॉडी की उस पार्ट के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है और जो डिजीज़ प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस की, उसके कारण रिपीट ब्लॉकेजेस के और ये सारे चांस आते हैं। और दूसरा, जब हम स्टेंट डालते हैं तो चूंकि ये फॉरेन बॉडी है, इसके कारण वहाँ पे खून की गांठें जमने का एक टेम्परेरी रिस्क रहता है जो पहले 2 से 3 महीने रहता है। एक बार वहाँ जो उनकी अंदर की एंडोथीलियल लेयर आ जाए उसके बाद ये रिस्क धीरे धीरे घटता चला जाता है। फर्स्ट 1 ईयर में स्टेंट के अंदर रिपीट ब्लॉकेजेस के चांस थियोरेटिकली अराउंड 5 to 7% तक रहते हैं। सो अगर हम दूसरी डायरेक्शन से बात करें तो ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू कि कितना ग्लास खाली है और कितना ग्लास भरा हुआ है। सेकंड, एक नया कंसेप्ट आया था, लोगों को ये होता है कि एक मेटल हम अंदर रखेंगे
तो उसका क्या डिसएडवांटेज रहेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका है कि आपको लाइफ टाइम एंटीप्लेटलेट जो खून पतला करने की दवाई है उसकी ज़रूरत रहती है। और एक नया कंसेप्ट आया था बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट का, जो अभी भी रिवाइज्ड फॉर्म में वापस से आया है। सो बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट वो स्टेंट है जो बॉडी की एंजाइम्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और वो 2 से 3 साल के अंदर अगर आप वापस से एंजियोग्राफी करते हैं तो वो स्टेंट आपका वहाँ पे मतलब गायब हो जाता है। सो आपकी जो बॉडी की ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वही वहाँ पे वापस रहती है। नली खुल गई है, स्टेंट का काम टेम्परेरीली स्कैफोल्डिंग है, जैसे जो नली खुली है उसको वापस कोलैप्स होने से रोकने के लिए। थोड़े टाइम के बाद ये रहे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो ओवर 2 to 3 years ऑफ पीरियड अगर वो स्टेंट एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे कोई ऐसी इश्यूज नहीं आती है। तीसरा कंसेप्ट जो अभी चल रहा है वो है लीविंग नो मेटल इनसाइड। जो ड्रग कोटेड बलून आते हैं, जो बलून है उसके ऊपर जो हम बोलते हैं ना दवाई वाले स्टेंट, ऐसी दवाई उसके ऊपर आती है जो खोल के और हम बिना मेटल का वस्तु रखे आ जाते हैं। बट दैट इज नॉट फिजिबल इन एवरी केस। कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो यूज कर सकते हैं और वो बेनिफिशियल भी होता है। जी, स्टेंट की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है बाईपास की भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाईपास भी अब बहुत कॉमन सर्जरी होती जा रही है। इसके क्या मिथ्स है और क्या बताना चाहेंगे इस पर? सबसे कॉमन मिथ इनफैक्ट बाईपास और स्टेंट दोनों में एक ये आता है कि बाईपास या स्टेंट करने के बाद एक सपोज मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं जी। सो इनिशियली जैसे सर्जरी है तो हमारा 2 मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहला होता है कि जो रिकवरी पीरियड है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। आपके चीरे हैं वो घाव भरे, स्टर्नल जो बोन है उसको हीलिंग का टाइम चाहिए। तो इनिशियल फेज में हम हैवी एक्टिविटी, हैवी वर्क एडवाइस नहीं करते हैं। बट आप लंबे पीरियड की बात करो तो अगर हार्ट कमज़ोर है, हार्ट कम खून के साथ काम कर सकता है, तो हार्ट नॉर्मल खून मिलने के बाद काम ज़्यादा करेगा या कम करेगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो ये एक बहुत ही विचित्र सा मिथ है जिसके पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई साइंस एक्सप्लेन कर सके कि बाईपास होने के बाद कोई आदमी काम क्यों नहीं कर पाएगा। अगर उसका हार्ट ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, उसको ज़्यादा खून मिल रहा है, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, यानी स्टेंट और बाईपास को लेकर हमारे मन में जो दुविधाएं रहती है, थोड़ा डर सा रहता है, हम इसे बहुत बड़ी सर्जरी या बहुत बड़ा ट्रीटमेंट या ऑपरेशन मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके थोड़े वक्त बाद काफ़ी कुछ सेटल्ड हो ही जाता है। बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस ये किए ही होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती हूँ सर। बहुत सारे लोग नॉन सर्जिकल मेथड पर भी चले जाते हैं कि हार्ट अटैक इससे भी ठीक हो जाएगा बिना सर्जरी के। देखिए, अगर हम बात करें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की, चलने से जो पेन होता है उसका इनिशियल ट्रीटमेंट कोई भी हॉस्पिटल में आपको मेडिकल थेरेपी ही होती है। एक लेवल तक हम मेडिकल थेरेपी से ट्राई करते हैं। अगर फिर भी सिम्टम्स रहते हैं, या तो ट्रेडमिल हमने किया, ट्रेडमिल में आप 3 मिनट चले, 2 मिनट चले और ईसीजी की खराबी आई, जो सटल इंडिकेटर है कि अंदर डिजीज प्रोसेस ज़्यादा हो सकती है, तो उस केस में हम एंजियोग्राफी और आगे सब्सिक्वेंटली एंजियोप्लास्टी या बाईपास, जो भी डिपेंडिंग ऑन आपकी जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है उसके ऊपर। सो काफ़ी सारे अभी नॉन मेडिकल, नॉन साइंटिफिक मेथड्स के बारे में डिस्कशन चलता रहता है। काफ़ी सारे सेंटर्स खुले हैं। देयर इज़ अ चेन विच हैज़ ग्रोन अप, नॉट वन, मल्टीपल चेन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो डेवलप हुई है। सो अगर मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, ऐसा है कि दवाई से हार्ट की नलियों की ब्लॉकेज को पिघला देते हैं और उसके कुछ सेशंस होते हैं। फिर एक स्पेसिफिक दूसरा मेथड है जिसके अंदर कुछ चैनल्स, कोलेटरल चैनल्स को नया डेवलप करने की बात चलती होती है कि छोटे छोटे नए रास्ते बना देंगे जिनसे कि जो नली ब्लॉक है उसके, भले ही वो ब्लॉक रहे पर अपने कोलेटरल रास्तों से काम चल जाएगा। तो मेरा सिंपल इसके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि जितने भी पेशेंट्स ये थेरेपी लेके हमारे पास एंजियोग्राफी कराने आए हैं, चेक कराने के लिए, उन सबको सिम्टोमेटिक बेनिफिट था, बिकॉज हम उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लस मेडिकेशंस के कारण भी पेन वगैरह सबसाइड होता है। बट आप चेक एंजियो जब करते हैं तो ब्लॉक्स मोर और लेस सिमिलर रहती है और कोई मेजर एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट साइंस, तो उसमें भी ये थेरेपी
ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल है जो नो ऑप्शन केस होते हैं, जिनमें कोई रास्ता ही नहीं है करने के लिए, बाईपास पॉसिबल नहीं है, स्टेंट डालना भी पॉसिबल नहीं है, सो यू कैन नॉट रीवैस्कुलराइज। ऐसे लोगों में एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपी ये चीज़ें यूज़ की जाती है, बट लोग इसको प्रमोट एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक नॉट राइट। फिर दूसरा एक कई नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जैसे कि कुछ वो 5 तत्व के सिरप आते हैं और अलग अलग तरह की फोटोथेरेपी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नए इसके लिए बताई जाती है। सो देयर इज़ नो डेटा, कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये प्रूव हो। मैंने यूज़ किया, मुझे फ़ायदा लगा, मैंने 5 लोगों को बताया। सो ये ऐसा वर्बल चलने वाला कम्युनिकेशन है जिसके बेसिस पे लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं, बट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड टू बेस्ट ऑफ साइंस नॉलेज दे आर नॉट इफेक्टिव। वो इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा, और जो डोमिनेंट फ़ायदा है वो प्लेसिबो का है कि मैंने कुछ किया है तो मुझे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हैविंग स्पेंड सम मनी, आई शुड बी गेटिंग सम बेनिफिट विच इज़ शोन हियर। बिल्कुल, तो डर के मारे हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पर चले जाएं और अपने शरीर को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ही एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह का ज्ञान बरसता है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं जो हमें और मिथ्स की ओर ले जाती है। सर, सोशल मीडिया आजकल मेडिकल साइंस पर भी अब हावी होता जा रहा है, तरह तरह के नॉलेज लोग झाड़ते हैं, लोग अलग अलग एडवांसमेंट, इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती रहती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? आई मीन सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अगर कोई झेलने की कोई बात बोलें तो हमसे ज़्यादा शायद इसको कोई नहीं झेलता होगा। मेरे पास ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ज्ञान रोज़ सुबह आता है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इनफैक्ट आपको मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो एक बीच में 2-3 साल पहले एक काफ़ी वायरल वीडियो था जिसमें एक हार्ट की नली का बिना ऑपरेशन के, बिना एंजियोप्लास्टी के इलाज, एक पाइप जैसी चीज़ अंदर आती थी, ब्लड क्लॉट को खींच के बाहर ले जाती थी और बस ख़त्म हो गया। और वो चीज़ मशीन जो थी वो शुरुआत में कुछ 50,000 रुपये की थी, जो घटते 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 लास्ट में 5,000 रुपये की हो गई थी। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सो अगर हम ऐसी चीज़, ये मेरे पास आता तो फाइनली मुझे एक आंसर बना के रखना पड़ा कि जिस आदमी ने ये डिवाइस की है उसका नाम मेरे को दीजिए, तो मैं नोबेल प्राइज़ के लिए उसका नाम प्रमोट करता हूँ। दिस इज़ अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, स्टेंट एंड बाईपास सर्जरी। अगर कोई इसको बाईपास करवा सकता है और ऐसा कोई ट्रीटमेंट डिवाइस हो गया है और वो इफेक्टिव है, तो व्हाई नॉट एवरीबडी बी इफेक्टेड, लेट अस गेट इट पेटेंटेड एंड पूरी दुनिया को फ़ायदा दे, सिर्फ हम ही क्यों रखें इस चीज़ का फ़ायदा। सो ऑलमोस्ट ऐसी बहुत सारी नित नई इंफॉर्मेशंस हैं जो हमारे पास आती रहती है, और ये जस्ट वायरल वीडियोस होते हैं जिनको बनाने वाला कौन है किसी को नहीं पता, और उसके पीछे की साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है नहीं पता। सो मैं जनरल एक ये आपसे बात करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमको कन्वीनियंट है, ठीक है, वी लाइक देम बिकॉज वो हमारे लिए इजी है, हमारे मन को जो चाहिए वो चीज़। मैं आपको ये बोलूँ कि भाई कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद है, मैं आपको बोलूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा उस चीज़ में, बजाय इसके कि दूसरा आदमी उसकी डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई चीज़ बोलेगा। सपोज कोई डॉक्टर सर्जरी बोलता है, दूसरा डॉक्टर बोलता है कि दवाई से ट्रीट कर देगा, तो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर जनरल पब्लिक की नज़र में वो होगा जो दवाई से ठीक कर देगा। फिर वो ठीक हो कि ना हो वो एक डिफरेंट बात की बात है। सो ये चीज़ें इसलिए जल्दी वायरल होती है बिकॉज हमको वो हमारे लाइकिंग की चीज़ है, हमारी पसंद की चीज़ है, बट वो वैज्ञानिक नहीं होती है। और यू नो पर्सनली मैं लोगों से ये एडवाइस करूंगा कि गिनी पिग ना बने ऐसी चीज़ों के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारा भगवान ने एक ही जीवन दिया है, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम टेस्टेड है, जो प्रूवन है और जिसकी इफेक्टिवनेस डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना, उसी पे जाएं, वो भले ही दवाई हो, एंजियोप्लास्टी हो या तो बाईपास हो। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया का ज्ञान आप पर भारी पड़ सकता है, तो उसका इस्तेमाल आपके लिए हितावह नहीं है, ये कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा। और एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसे पूरा करूंगी। सर, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहे हैं, कार्डियोलॉजी में क्या नए आधुनिकीकरण ट्रीटमेंट आपके पास है, उनके निदान आपके पास हैं? देखिए मैडम, अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूं तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले हम सर्जिकल करते थे। जैसे स्टार्टिंग की हम बात करें तो पहले सिर्फ बाईपास एक ऑप्शन था, एंजियोप्लास्टी आया,
एंजियोप्लास्टी के बाद स्टेंट एक ऑप्शन आए, फिर बेयर मेटल जो धातु वाले स्टेंट थे उससे ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट आए। सो अभी जो नए स्टेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो काफ़ी रिलायबल हैं, उनकी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी में हम यूज़ कर पाएँ इस तरह के हैं। सो जो केस पहले हम बाईपास सर्जरी में इन बिगिनिंग ऑफ माय करियर इफ आई से 11 इयर्स बैक जो मैं भेजता था 11 साल पहले, उसमें से काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण हम अब कर पाते हैं एंड विद गुड रिजल्ट्स। दूसरा एक इमेजिंग का कंसेप्ट आया है कि आप हार्ट की नलियों को अंदर से इमेज करें, आइदर विद इंफ्रारेड जिसको हम ओसीटी बोलते हैं या तो अल्ट्रासाउंड जिसको हम आईवस बोलते हैं, उससे हम इमेज करें तो वी गेट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस लेंथ का स्टेंट, किस लेंथ की कौन सा स्पेसिफिक डिवाइस अगर कोई यूज़ करना है तो वो चीज़ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% to 60% रिडक्शन इवेंट रेट का, जो रिपीट ब्लॉक या हार्ट अटैक दोबारा आने का रिस्क है उसको घटा सकते हैं। फिर नए एडवांसमेंट में एक वाल्व का एडवांसमेंट है कि हम परक्यूटेनियसली पैर के रास्ते से जो वाल्व सर्जरीज पहले की जाती थी उसकी जगह अभी आजकल ऐसा है कि हम बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के वाल्व के थ्रू मतलब पैर के रास्ते से वाल बदल सकते हैं, नया वाल डाल सकते हैं या वाल को रिपेयर कर सकते हैं। एक एडवांसमेंट में ये है कि जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट या आईसीयू में लंबे स्टे के पेशेंट्स जो थे उनके केस में मूवमेंट कम होने के कारण, खासतौर से ऑर्थोपेडिक सर्जिकल पेशेंट्स है या तो ऐसे जनरल सर्जरी के पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स जो लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं, उनके में पैरों की नसों में खून जम के और वो खून की गांठें खिसक के लंग्स की तरफ चली जाती थी और वो एक्चुअली सर्जरी अच्छे से हो गई, 5वें दिन पेशेंट सडनली ब्रेथलेस हुआ और उसका बीपी कम हुआ और लाइफ रिस्क पे चली जाती थी। उसको हम एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑप्शन आता है जिससे कि हम कैथेटर डाल के और वो पूरा क्लॉट बाहर निकाल सकते हैं एंड इट गिव्स रियली ग्रेटिफाइंग एंड प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स। सो ये है। दूसरा, नई जो दवाइयाँ आई हैं जो हम बोलते हैं स्टेंट थ्रोम्बोसिस रिस्क पहले होती थी, तो नई एंटीप्लेटलेट्स, नए अभी इंजेक्शंस आए हैं जो 6 मंथली हम ले सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है अलोंग विद आवर अदर मेडिकेशंस। सो ये सारे एडवांसेस हैं जो आ रहे हैं। हार्ट फेलियर में मेडिकेशंस का आया है। ट्रांसप्लांट जो हम पहले कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे, हम गुजरात की बात करें तो ऑलमोस्ट कितने सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन चालू हो गया है और लोगों में अवेयरनेस आई है डोनेशन के बारे में। सो वो चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली हैं जो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, और ये एडवांसेस आई थिंक मैं कोट करना चाहूँगा इस बारे में। जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा से हम बात कर रहे थे जो रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको तो जुड़ना ही है क्योंकि ये सारी बातें हम कर ही आपके लिए रहे हैं। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें सिर्फ आप तक रखने जैसी नहीं है, इसे पूरे आपके फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में फैलाना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे देश दुनिया में लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।